हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि फलन f जो है वो r से r में परिभाषित है, r वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है। यहाँ पे फलन fx परिभाषित है इस तरीके से x की घात 2 प्लस 1 इससे परिभाषित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। x जहाँ पे fx का मान 26 के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोण जो प्रतिलोम फलन है वो कैसे परिभाषित होता है उसके लिए देख लेते हैं। प्रतिलोम फलन, और प्रतिलोम फलन परिभाषित हो इसके लिए दो शर्तें अनिवार्य है। पहली शर्त तो ये है कि दिया हुआ फलन एकेकी होना चाहिए, और दूसरी शर्त अपने पास ये आ जाती है कि दिया हुआ फलन आच्छादक होना चाहिए। अगर एकेकी और आच्छादक में से एक भी शर्त को ये संतुष्ट नहीं करता है तो हम लोग कहेंगे कि उस फलन का प्रतिलोम परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो एकेकी और आच्छादक कैसे चेक करते हैं वो हम लोग प्रश्न में ही चेक करके बता देंगे। देखिए सबसे पहले एफ आर से आर में परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। ये पहला वाला इसके प्रांत को निरूपित करता है, दूसरा वाला इसके सहप्रांत को निरूपित करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये फलन अपने पास क्या परिभाषित है, एफ एक्स बराबर में एक्स की घात 2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे सीधा सा एकेकी और आच्छादक देखने के लिए सीधा सा इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर एफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 आ जाता तो एक परवलय को निरूपित करता जो वाई एक्स की तरफ झुक जाता। और यहाँ पे देखो एक इसमें और जुड़ गया, मतलब इसका जो ग्राफ है ना ये एक इसके ऊपर उठ जाएगा, मतलब जो जीरो से जाने वाला था वो एक से होते हुए चला जाएगा। तो ये जो अपने पास ग्राफ है ना वो एफ एक्स बराबर में एक्स की घात 2 प्लस 1 का है, और यहाँ पे ये एक्स अक्ष के सापेक्ष ग्राफ हमने बनाया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखो एकेकी और आच्छादक दोनों के लिए एकेकी का मतलब ये है, सबसे पहली चीज एकेकी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। एकेकी के लिए अगर fx1 बराबर में fx2 है तो इसके लिए आवश्यक होना चाहिए कि x1 बराबर में x2, ये दोनों बिंदु अलग अलग नहीं होने चाहिए जिनके लिए फलन के मान समान हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच देता हूँ x अक्ष के सापेक्ष, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ये fx1 हो जाएगा, ये fx2 हो जाएगा। इस लाइन पे सारे के सारे बिंदुओं का मान y एक्स के सापेक्ष सारे बिंदुओं का मान समान होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो x1 और x2 ये दोनों मान अपने पास अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हो कि x की घात 2 प्लस 1, एक्स की घात 2 प्लस 1, ये इसका प्रांत आप देखोगे ना तो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपने पास आ जाएगी। यहाँ माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत की ओर सारी की सारी वास्तविक संख्या इसमें आ रही है, लेकिन सहप्रांत इसका आर है लेकिन परिसर इसका आर नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये y बराबर में 1 से लेकर y बराबर में 1 से लेके अनंत तक ये जा रहा है, मतलब इसके परिसर की अगर मैं बात करूं ना, परिसर वो अपने पास आ जाएगा 1 से लेके अनंत के बीच में। ठीक है जी, तो यहां पे आप देखोगे एक चीज, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे इसके लिए एकेकी है या नहीं। तो एकेकी में यहाँ पे आप देख सकते हो ये fx1 और fx2 समान है, लेकिन इनके लिए x1 और x2 दोनों मान अलग अलग मिल गए, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये एकेकी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे, x1 की घात 2 प्लस 1 बराबर में x2 की घात 2 प्लस 1, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x1 की घात 2 प्लस 1 सॉरी x1 की घात 2 बराबर में x2 की घात 2 हो जाएगी, और यहाँ से अपने पास x1 बराबर में x2 प्राप्त होगा, और दूसरा अपने पास x1 बराबर में माइनस x2 प्राप्त होगा। अगर ये ऐसा प्राप्त हो रहा है, ये देखो ये तो मिल गया, इसके अलावा ये भी मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। अब देखिए एकेकी नहीं है, यहीं से अपने को शर्त निकल के ये आ गई कि प्रतिलोम तो परिभाषित नहीं होगा। इसके अलावा हम लोग देखो आच्छादक की भी गणना कर लेते हैं। यहाँ पे आच्छादक के लिए आप बात करते हो तो देखिए आच्छादक के लिए इसका परिसर जो है सहप्रांत के बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका परिसर हमने निकाल दिया 1 से लेके अनंत, और सहप्रांत इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। हम लोग कहेंगे कि 1 से लेके अनंत के बीच का जो समुच्चय है ना, ये जो अंतराल है ये कभी भी वास्तविक संख्याओं के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है, और अगर परिसर सहप्रांत के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये आच्छादक भी नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। अब देखो ना तो ये आच्छादक है ना ये एकेकी है। अब देखिए इसके अलावा अब ये अपने पास आच्छादक भी नहीं है और ये एकेकी भी नहीं है, तो हम लोग कहेंगे एफ एक्स का प्रतिलोम परिभाषित नहीं है। प्रतिलोम
परिभाषित नहीं है। अब देखिए ये हमने जो सिद्ध किया है यहाँ पे, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि हम बताएंगे कि इतनी सारी माथाफोड़ी क्यों करी है। तो देखिए ये क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर में 26 दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 26 के बराबर। तो यहाँ से x की घात 2 प्लस 1 बराबर में 26 हो गया, x की घात 2 बराबर में 25 हो गया, और x का मान प्लस माइनस 5 मिल गया। ठीक है, ये तो सही है। और ये फलन की परिभाषा को भी संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए फलन की परिभाषा कहती है कि प्रांत में उपस्थित सारे के सारे अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए सहप्रांत में, और दूसरी परिभाषा ये होती है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं होना चाहिए जिसके दो प्रतिबिंब मिल जाए। तो ये बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है। इस तरह से प्रांत में अगर -5 और +5 आते हैं तो सहप्रांत में 26 अवयव आ रहा है, तो ये इससे संबंधित हो रहे हैं। ये फलन की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँ यहाँ पे कि मान लो एफ एक्स का मान मैं कोई ऋणात्मक संख्या लेना चाहूं, जैसे यहाँ पे -2 ले लिया, तो x की घात 2 प्लस 1 बराबर में -2 हो जाएगा। यहाँ से x की घात 2 का मान -3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो क्या वास्तविक संख्या का वर्ग कोई ऋणात्मक संख्या हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग चेक करते हैं कि दिया हुआ फलन एकेकी और आच्छादक है कि नहीं। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक संख्या के लिए ये प्रतिलोम परिभाषित हो जाएगा और दूसरी संख्या के लिए प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। तो यहां से देखिए प्रतिलोम परिभाषित होने के लिए एफ जो है वो एफ जो है अपने पास पहली चीज तो यहाँ पे इसका प्रांत भी जो है बदलना चाहिए। या तो ये ऋणात्मक संख्याओं की तरफ से ही आना चाहिए या फिर धनात्मक संख्याओं की तरफ से ही आना चाहिए। अगर मान लो मैंने धनात्मक संख्याओं की तरफ से ले लिया, मान लो इसका प्रांत मैंने ले लिया 0 से लेके अनंत के बीच में, ठीक है, तो और दूसरी चीज ये यहाँ पे तो इसको एक ही बना देगा, और दूसरी चीज इसका जो परिसर है ना, इसका परिसर या फिर जो इसका सह प्रांत है ना, वो इसको मेरे को लेना पड़ेगा 1 से लेके अनंत के बीच में। तब मैं कह सकूंगा कि ये अपने पास एक भी है और आच्छादक भी है, और उसके बाद में x का मान ज्ञात कर सकता हूं एफ एक्स के किसी भी मान के लिए। तो यहां से ये कहना बिल्कुल गलत है कि x का मान +-5 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे कि x का मान परिभाषित ही नहीं है, x का मान परिभाषित नहीं है। और देखो यहाँ पे हमें इस तरह से पूछा था समुच्चय के रूप में, तो समुच्चय के रूप में पूछा था तो इसका रिक्त समुच्चय या फाई के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, x के मान को, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।